डिस्क्लेमर, यह वीडियो यूके नोवेल बॉय चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचनात्मक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्त किसी भी सामग्री, टिप्पणी या विचारों से आहत हैं, तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वासों या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है, तो ये पूरी तरह से संयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं, तो कृपया इसे गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में, यह अस्वीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती हैं और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। Thank you for your support. Please watch the videos, give your feedback and subscribe if you like my content. Episode 1 Mission of Death. हेलो, मेजर ठाकुर विक्रम सिंह रिपोर्टिंग। मुझे वो सीक्रेट केमिकल मिल चुका है और अब मैं इसे लेकर लैब से बाहर आ रहा हूँ। मुझे कवर फायर की ज़रूरत है। एक आदमी जिसने की आर्मी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वहीं हाथ में मैं MP5 सबमशीन गन पकड़ी हुई थी और वहीं अपने बैग पर INSAS राइफल, इसी के साथ लेग पॉकेट में एक पिस्तौल पड़ी हुई थी। अपने कान में लगे हेडफोन से वो एक दूसरे सोल्जर से बात कर रहा था। तभी विक्रम के हेडफोन में एक आवाज़ सुनाई देती है, सर, हम मेन गेट पर कवर फायर नहीं कर पा रहे हैं। मेन गेट पर हमारा अब कोई कंट्रोल नहीं बचा है। सॉरी सर, लेकिन हमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप थोड़ा वेट कीजिए। वहीं ये बात सुन विक्रम कुछ कहता नहीं है, बस अपनी MP5 पर गुस्से में अपना हाथ मारते हुए कहता है, शिट, अब मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। इतना कहते ही वो एक रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहां उस लैब में गोलियां चलती है। तभी एक गोली विक्रम के सामने से निकलती है और तभी विक्रम बिना कोई समय गवाए एक तरफ कूदता है और फिर एक बड़े से टेबल के पीछे जा छिपता है। तभी कई सारी गोली उस टेबल को आकर लगती है। वो टेबल स्ट्रांग मेटल का बना हुआ था, जिस वजह से विक्रम को कोई नुकसान नहीं होता, बस कुछ बुलेट उस टेबल को लग जोरदार आवाज करती है। वहां उस लैब में हर तरफ काफ़ी सामान और टेबल और कई सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। समझ आ रहा था कि यहाँ कुछ तो हुआ है। वहीं गोलियां रुकती देख विक्रम एक गहरी सांस लेता है और झांक कर टेबल से बाहर देखता है। सामने मेन गेट के अंदर करीब 7 आदमी खड़े हुए थे और उन सब के हाथ में एक राइफल थी। तभी उन सब में से एक आदमी कहता है, क्या लगता है मर गया होगा साला। उस आदमी की बात सुन दूसरा आदमी सामने की तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है और वो हमने ब्लॉक कर दिया है। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम जिंदा हो तो मेरी बात सुन लो। अगर तुम वो केमिकल हमें दे दो तो हम तुम्हें एक आसान मौत देंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें मारकर वो ले लेंगे। लेकिन वो मौत ऐसी होगी कि जिसे देख तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम दोबारा जन्म लेने से डरोगे। वहीं दूसरी तरफ विक्रम उस टेबल के पीछे से ये सब सुन रहा था। वो अपने हाथ में पकड़ी MP5 की तरफ देख गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, अब कोई और चारा नहीं है, मुझे लड़ना ही पड़ेगा। इन सालों को तो मैं दिखाता हूँ कि विक्रम सिंह ठाकुर से भिड़ना क्या होता है। इतना कहते ही वो उस टेबल के पीछे से बाहर आता है और एक तरफ भागते हुए उन सब पर गोलियों की बौछार कर देता है। विक्रम के इस वार को देख वो 7 आदमी यहाँ वहाँ लैब में पड़ी बाकी टेबल्स और कुछ फर्नीचर के पीछे जा छिपते हैं। वहीं इसी के साथ वो सब एक साथ विक्रम पर वार करते हैं, लेकिन वार लगने से पहले ही विक्रम एक दूसरे टेबल के पीछे छिप जाता है और साथ ही में एक स्मोक बॉम्ब को वहां फेंक देता है। स्मोक बॉम्ब से हर तरफ धुआं फैल गया। इसी का फायदा उठा विक्रम वहां से निकल एक तरफ जा छिपता है और अगले ही पल वहां धुआं थोड़ा कम होता है, लेकिन वहां ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए हर तरफ शांति का माहौल था। कोई भी किसी तरह का शोर कर अपना पता नहीं बताना चाहता था। लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और इसी के साथ वो एक आदमी जमीन पर गिर मर जाता है। गोली की आवाज सुन बाकी को अंदाजा हो गया था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे ही उस तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। वहीं विक्रम जल्दी से कूद एक दूसरी जगह जा छिपता है, लेकिन तभी वो पीछे किसी से टकराता है और जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसके पीछे एक दुश्मन खड़ा हुआ था। वो कुछ मूवमेंट कर पाता उससे पहले ही विक्रम जमीन पर बैठे हुए ही अपने शूज से कुकरी निकालता है और उस आदमी के गर्दन के पास से उसके सर तक भोंक देता है। इसी के साथ वो आदमी भी पल भर में मर गया था।
तभी हल्की आवाज सुन एक दूसरा आदमी वहां आता है और अपनी राइफल से वहां वार करता है। विक्रम को उसका पता चल तो गया था और वो एक दूसरी तरफ के लिए बचने को कूदता है, लेकिन उससे पहले ही एक गोली सीधा उसकी थाई में आकर लगती है और विक्रम को काफी घायल कर देती है। विक्रम बिना कोई समय गवाए अपनी पिस्टल निकलता है और तभी उस आदमी की तरफ एक साथ 3 गोलियां चलाता है। धायम 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 की आवाज वहां सुनाई देती है और वो आदमी वहीं मर जाता है। इन सब के बाद विक्रम तुरंत वापस पहले वाले टेबल के पीछे आकर बैठ गया था। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, थाई में बुलेट लगने की वजह से अब मैं ज़्यादा मूव नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में मुझे उन सब को मेरे करीब आने से रोकना होगा। मुझे उन पर अलग अलग तरफ से वार करना होगा। अभी वो नहीं जानते कि मैं घायल हूँ। इतना कहते ही वो अपने राइफल को अपने लेफ्ट साइड के टेबल के पीछे और अपनी पिस्टल को राइट साइड के टेबल के पीछे फेंकता है। इतना करते ही वो जल्दी से ग्रेनेड निकाल सामने की तरफ फेंकता है और अपनी उंगलियों का इशारा करते हुए कहता है 3 2 1 बूम। इतना कहते ही वो अपने लेफ्ट साइड के टेबल के पीछे कूदता है और तभी वहां एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की वजह से वो सब आदमी वहां से निकल एक दूसरी तरफ जाने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठा विक्रम जल्दी से अपनी राइफल उठा उन सब पर वार करता है। इससे उन सब में हड़बड़ी बढ़ गई थी और वो सब हड़बड़ी में भागने लगते हैं। इसी बीच विक्रम की राइफल से चली एक गोली एक आदमी के शोल्डर में लगती है और दर्द में करते हुए वो आदमी एक टेबल के पीछे जा छिपता है। अपने शोल्डर पर हाथ रखते हुए वो कहता है, ये साला पता नहीं कहाँ से गोली चला रहा है। वहीं इसी बीच विक्रम लेफ्ट साइड पर कूदता है और फिर अपनी MP5 को उठता है और उस आदमी पर दोबारा वार करता है। ये वार सीधा उस आदमी के घुटनों पर जा लगती है और इसी के साथ वो आदमी दर्द में चीखते हुए ज़मीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। लेकिन इससे पहले विक्रम उसे पूरी तरह से मार पाता उससे पहले ही एक ग्रेनेड उसकी तरफ आता है और उस ग्रेनेड को देख वो एक तरफ कूदता है और तभी उस जगह एक ब्लास्ट होता है जिससे वो काफ़ी मुश्किल से बचा था। विक्रम किसी तरह खुद को संभालता है और तभी उसे सामने एक आदमी उसके सामने उसकी तरफ राइफल करके खड़ा हुआ था। उस आदमी को देख विक्रम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो समझ गया था कि इस समय उसका कोई भी रिएक्शन उसकी मौत का कारण बन जाएगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर अपनी MP5 पर हाथ ले उसकी तरफ करने ही वाला था कि तभी वो अपनी राइफल से विक्रम पर वार करता है। लेकिन तभी विक्रम अपने MP5 को वहीं छोड़ एक दूसरी तरफ कूदता है और अपनी ज़मीन पर पड़ी पिस्टल को उठता है और फिर सीधा उस आदमी के सर पर वार करता है और तभी वो आदमी मरकर ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं विक्रम खुद को संभाल पाता उससे पहले ही कोई उसकी तरफ गोलियां चलाता है और गोलियां सीधा निशाने पर थी और विक्रम की पीठ पर आकर 3 बुलेट लगती है। इसी के साथ विक्रम ज़मीन पर सीधा गिर जाता है। तभी वो आदमी विक्रम के पास पहुंचता है। वो विक्रम की तरफ अपना कदम बढ़ाया ही था कि तभी विक्रम अपनी आंखें खोलता है और तभी अपने पर से उस आदमी के दूसरे पैर पर एक किक करता है। इसी के साथ वो आदमी विक्रम पर गिरने लगता है। इसी मौके का फायदा उठा विक्रम जल्दी से अपनी कुकरी को निकलता है और उस आदमी की चस्ट में भोंक देता है। खून की उल्टी के साथ बफीक बड़ी आंखों खुली रख वो आदमी वहीं मर जाता है। वहीं विक्रम जमीन से उठकर बैठता है और टेबल से सहारा लेकर पीठ टिकता है। अपनी पीठ पर हाथ लगाकर देखता है कि आखिर घाव कितना है। विक्रम के सभी घाव कुछ ऐसे थे जो उसकी मूव होने में डिफ़िकल्टी करवा रहे थे। वो एक जगह पर बैठे हुए ही कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किसी भी हालत में इस केमिकल को उन लोगों के हाथ में लगने नहीं दे सकता। मुझे कुछ करना ही होगा। वो जल्दी से अपनी पॉकेट से उस केमिकल की छोटी सी बोतल को निकालता है और देखता है कि वो कांच की बोतल अभी भी सेफ थे। लेकिन इस समय ये देखने का समय उसके पास नहीं था। वो उस हरे रंग के केमिकल को देखने लगता है और तभी उसके दिमाग में कुछ याद आने लगता है। उसे पीछे दिन जब वो इस मिशन की प्लानिंग कर रहे थे उस समय मैं पहुंच गया था। विक्रम के साथ और कई ऑफिसर उस मीटिंग कैबिनेट में बैठे हुए थे। वहां एक सफ़ेद रंग के कोट में एक आदमी भी वहीं मौजूद था। उसे देखकर वो कोई साइंटिस्ट लग रहा था। वो अपनी आंख पर पहने चश्मे को ठीक करते हुए कहता है, देखो मैं आप सबको उस केमिकल के बारे में बताने वाला हूँ। ये याद रखना, वो केमिकल देखने में ग्रीन कलर का होगा, वहीं उसमें से ऑरेंज जैसी स्मेल आती है। वो केमिकल काफ़ी स्ट्रांग है। डॉक्टर अली ने उसे बस इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए बनाया था। वो इसे पूरा बनाकर एक ऐसा वेपन बनाने वाला है जिससे वो इस पूरी दुनिया को अपना थ्रेट दे सके और फिर यहाँ पर राज करे। लेकिन हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा।
वो साइंटिस्ट थोड़ा रुकता है और फिर आगे कहता है, लेकिन ये केमिकल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रांग है। ऐसे में कुछ भी कर उसे ज़मीन पर मत गिराना। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ एक ब्लास्ट होगा जो कि वहाँ से करीब 20 किलोमीटर की रेडियस तक सब तबाह कर देगा। और इसी के साथ वो चाहे जितना भी अच्छा और टेस्टी स्मेल करे, तुम में से कोई उसे टेस्ट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो उसी पल मर जाएगा। और चांसेस है कि तुम असली बॉडी एक्सप्लोर करें जिससे तुम्हारे आसपास के काफ़ी रेडियस पर इसका असर हो। इस केमिकल में इतनी एनर्जी है कि तुम्हारी बॉडी इसे सहन नहीं कर पाएगी। उस साइंटिस्ट की बात सुन विक्रम मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहता है, डॉक्टर तिलक, आपने हमें बेवकूफ़ समझा है, मतलब कि उस केमिकल को क्यों ही चखने की कोशिश करेगा। इसी के साथ विक्रम अपने ख्याली से बाहर आ गया था। वो अपने हाथ में पकड़े उस केमिकल को देखता है जिसमें से ऑरेंज की काफ़ी बढ़िया स्मेल आ रही थी। ये स्मेल इतनी बढ़िया कि विक्रम का सच में जी चाह रहा कि वो इसे चख कर देखे। वहीं उसे भूख भी लग रही थी, या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से यूज़ कमज़ोरी का एहसास हो रहा था। वहीं उस केमिकल को देखते हुए विक्रम खुद से कहता है, माफ़ करना डॉक्टर तिलक, मैं ये बेवकूफ़ी करने जा रहा हूँ जो आपने मना किया था। मैं इस केमिकल को पी जाऊंगा ताकि यह मेरी बॉडी के साथ यही खत्म हो जाए। इतना कहते ही वो एक ही घूंट में उस केमिकल को पी जाता है। उसके ऐसा करते ही कुछ पल के लिए कुछ नहीं होता है, या फिर बुलेट्स की दर्द से और खून बहने से जो उसकी बॉडी सुन पड़ गई थी, जिससे उसे कुछ अजीब एहसास नहीं हो रहा था। उसकी बॉडी ढीली पड़ गई थी। तभी वो झांक कर देखता है तो पाता है कि बचे हुए दो दुश्मन, जिसमें से एक जो घायल था और बैठकर ही आगे बढ़ पा रहा था, वहीं दूसरा अपनी राइफल आगे की तरफ कर उस तरफ बांध रहा था। वहीं इस समय विक्रम के हाथ में बस उसकी पिस्टल थी। वो एक बार उस पिस्टल को देखता है और फिर सामने उनमें जो खड़ा हुआ आदमी था उसकी तरफ सभी गोलियां चला देता है। बॉडी सुन्न होने की वजह से और ठीक से सामने नजर ना आने की वजह से उसका निशाना सही जगह पर नहीं लगता, लेकिन इस वार से वो आदमी काफ़ी घायल हो गया था और उसके हाथ पैर में गोलियां लग गई थी। इसी के साथ विक्रम भी ज़मीन पर गिर गया था। वहीं वो दोनों आदमी आपस में बात करते हुए कहते हैं, इसे अब पास जाकर कुकरी से मरेंगे। इतना कहते ही वो दोनों रेंगते हुए उसकी तरफ जाने लगते हैं। वहीं विक्रम काफ़ी हिम्मत कर खुद को थोड़ा उठता है और अपने हाथ में पकड़े ग्रेनेड की पिन निकालता है, जिसे देख वो दोनों आदमी काफ़ी घबरा गए थे। अगले ही पल विक्रम उस ग्रेनेड को फेंकने लगता है, लेकिन तभी वो खुद को संभाल नहीं पाता और ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं वो ग्रेनेड उसके हाथ से खिसकते हुए उसके हाथ से आगे जाता है और थोड़ा दूर जा रुक जाता है। विक्रम एक बार आंख खोल उस ग्रेनेड को देखता है और फिर एक स्माइल के साथ कहता है, शायद मेरी कहानी यहीं तक थी। बुरी किस्मत के साथ शुरू हुई कहानी आज ऐसे खत्म होने जा रही है। मैं वापस अपने डैड से मिल पाऊंगा। इतना कहते ही विक्रम की आंखें बंद हो जाती है। तभी उसे एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है और फिर सीलिंग टूटकर नीचे गिरती है और फिर हर तरफ शांति छा जाती है। एपिसोड 2, नहीं आओगे आर्मी में वापस। उस बड़ी सी लैब जो ब्लास्ट से टूट चुकी थी, वहां से एक एम्बुलेंस चले जाती है। अपना सायरन बजाते हुए वो एम्बुलेंस तेजी से हॉस्पिटल पहुंचती है और फिर उसमें से एक पेशेंट को अंदर हॉस्पिटल में लिया जाता है। वहीं कुछ पल में वहां कुछ आर्मी व्हीकल्स आती है और उसमें से कुछ सोल्जर्स निकलकर अंदर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर्स उस पेशेंट को स्ट्रेचर में लेटाकर एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी सब सोल्जर्स वहीं बाहर रुक जाते हैं। उस हॉल में पहले से ही एक डॉक्टर अपने चेहरे पर मास्क और हाथ में ग्लव्स के साथ तैयार खड़ा था। उस पेशेंट के अंदर आते ही बाकी डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर जीवन, पेशेंट की हालत काफ़ी सीरियस है। बॉडी में 4 बुलेट लग चुकी है और वहीं सेलिंग गिरने से और ग्रेनेड के ब्लास्ट का भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। वहीं लंबे समय तक बॉडी ना मिलने से काफ़ी ब्लड लॉस हो गया है। इतना कहते ही वो डॉक्टर अपनी बात को रोकता है और उसे रुकता देख तिलक कहता है, लगता है तुम कुछ और भी कहना चाहते हो। डॉक्टर तिलक की बात सुन पहला डॉक्टर अपनी बात पूरी करते हुए काफ़ी आराम से कहता है, सर, वो मेजर विक्रम ने उस केमिकल को भी कंज्यूम कर लिया है। उस डॉक्टर की बात सुन डॉक्टर तिलक हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, मतलब तुम्हारा कहना है कि उस केमिकल को कंज्यूम करने के बाद भी यह अभी जिंदा है। ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है, लेकिन अब हमारे पास इन सब बातों को सोचने का समय नहीं है। हमें कुछ भी कर पर विक्रम को बचाने की कोशिश करनी होगी। कुछ पल बाद डॉक्टर तिलक कुछ डॉक्टर्स की टीम के साथ विक्रम की बॉडी से उन बुलेट्स को निकलते हैं और उसकी बॉडी का बाकी इलाज करने लगते हैं।
वहीं हॉल के बाहर खड़े सोल्जर्स में से एक सोल्जर जिसकी ट्राइस में पट्टी बंधी हुई थी, जिसे देख लग रहा था कि उसे किसी फाइट में यहाँ कोई बुलेट लगी हुई थी। वहीं गोरे रंग का करीब 24 साल का वो लड़का एक दूसरे लड़के जो कि उसकी की कद काठी और उम्र का लग रहा था उससे कहता है, यार कबीर क्या लगता है, विक्रम ठीक तो हो जाएगा। उस लड़के की बात सुन कबीर उस घायल लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तू फिक्र मत कर सागर, हमारा यार विक्रम स्ट्रांग है, ये छोटी मोटी गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ ही देर में वो ठीक हो जाएगा। देखना अभी डॉक्टर बाहर आएगा और कहेगा कि विक्रम ठीक है। न जाने पर कैसे भगवान कबीर की बात सुन लेते हैं। डॉक्टर तिलक अपने स्टाफ के साथ वहां उस हॉल से बाहर आते हैं और कहते हैं, पेशेंट की हालत अब पहले से ठीक है, अब वो खतरे से बाहर है। वहीं उनकी बैक और थाई में बुलेट लगने की वजह से उन्हें ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोबारा कभी आर्मी में नहीं जा पाए। इतना कहते ही डॉक्टर तिलक वहां से चले जाते हैं। वहीं कबीर और सागर अपने चेहरे पर खुशी लेकर अंदर हॉल में जाते हैं। तभी सामने विक्रम को देख दोनों एकदम अटेंशन में खड़े होकर उसे सल्यूट करते हुए कहते हैं, जय हिंद सर। उन दोनों को ऐसा करता देख विक्रम कहता है, यार तुम दोनों को कितनी बार समझाया है, मुझे सर नहीं नाम से ही बुलाया करो। मेजर मैं बाद में बना था, लेकिन हमारी दोस्ती पुरानी है। वहीं विक्रम की बात सुन दोनों विक्रम के पास जाते हुए कहते हैं, पर विक्रम सॉरी, हम तेरी मदद के लिए नहीं आ सके। हमने कोशिश की थी, लेकिन दरवाजे वाले आतंकियों को खत्म करने में ही हमारा समय निकल गया और जब तक हम उन्हें संभालते तब तक बाकी सब हादसा हो चुका था। इतना कहते ही दोनों के चेहरे पर मायूसी नजर आने लगी थी। विक्रम ये देख उनके मूड को बदलने के लिए कहता है, तुम अंदर आकर क्या करते, मैंने अकेले उन सालों को मार दिया। तुम आते तो बेचारे डर से ही मर जाते हैं। ये गलत होता ना अगर उन्हें लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। विक्रम की बात सुन सागर और कबीर हंसने लगते हैं और तभी कबीर कहता है, विक्रम तुम्हारे पास हर बात का जवाब होता है। विक्रम कबीर की बात का कुछ जवाब देने वाला था कि तभी वहां एक और सोल्जर आता है। उसने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उसके शोल्डर पर 2 स्टार और एक नेशनल एम्बलम बना था, जो कि उसके कर्नल के रैंक को दर्शा रहा था, और वहीं उसकी चेस्ट पर लगी नेम प्लेट पर लिखा हुआ था, कॉल रणवीर रहेजा। देखने में उम्र करीब 42 के आसपास लग रहा था। उसे देखते ही कबीर और सागर रखा दम सीधे खड़े होते हैं और सल्यूट करते हुए कहते, जय हिंद सर। वहीं उन दोनों की बात सुन रणवीर काफ़ी आराम से कहता है, ये हिंद छोड़ो, और फिर विक्रम के पास जाता है। रणवीर को देख विक्रम अपने बेड पर लेटे हुए ही सल्यूट करते हुए कहता है, ये हिंद। विक्रम की बात के जवाब में रणवीर एक स्माइल के साथ कहता है, ये हिंद छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम खाकर क्या आए थे। रणवीर की बात पर विक्रम कुछ अजीब सा रिएक्शन देता है और कहता है, क्या सर। उसके रिएक्शन को देख रणवीर मुस्कुराते हुए कहता है, मतलब तुम अकेले ही उन सब आतंकियों पर भारी पड़ गए थे। बेचारे वो भी सोच रहे होंगे कि उनका पाला किससे पड़ गया है। रणवीर की बात सुन विक्रम हंसते हुए कहता है, वो सर उस टाइम मुझे कुछ सूझा नहीं और मेरे से जो बल पड़ा वो मैं कर गया। वहीं विक्रम की बात सुन रणवीर आगे थोड़ा सा सीरियस टोन में कहता है, वैसे मेजर विक्रम, क्या ये बात सच है कि तुम्हें उस केमिकल को कंज्यूम कर लिया है। रणवीर की बात सुन विक्रम हाँ में सर हिलता है और कहता है, हाँ ये बात सच है, लेकिन मुझे ये जानकर हैरानी है कि इसके बाद भी मैं जिंदा हूँ। पर कैसे, यह मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी विक्रम के ये कहने की ही देर थी कि तभी वहां डॉक्टर तिलक आते हैं। विक्रम की बात का जवाब देते हुए डॉक्टर विक्रम कहते हैं, मुझे इसकी वजह पता चल गई है। डॉक्टर तिलक को देख रणवीर कहता है, डॉक्टर तिलक अगर आपको वजह पता है तो बताइए। डॉक्टर तिलक आगे आते हैं और बताना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी की भी बॉडी इस केमिकल को अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन जिस समय विक्रम ने ऐसा किया उस समय उसकी बॉडी पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं थी। मतलब कि उस समय तक विक्रम की बॉडी में 4 बुलेट्स लग चुकी थी और बैक में लगी बुलेट्स ने बॉडी में फैले नर्वस पर ज़्यादा ही असर किया, जिससे धीरे धीरे विक्रम अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा था। लेकिन उस समय बची हुई कॉन्शियसनेस में विक्रम की बॉडी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि उसे जो दर्द महसूस हो रहा है वो उस केमिकल से हो रहा है या बुलेट्स के लगने से। ऐसे में विक्रम की बॉडी ने उस केमिकल को एक नॉर्मल ड्रिंक समझकर अब्सॉर्ब कर लिया और वो बच गया। लेकिन विक्रम, तुम्हारी बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ। अपनी जान खतरे में डालकर भी तुमने उस केमिकल को बचाने की सोची। डॉक्टर तिलक की बात सुन विक्रम कहता है, डॉक्टर, किसी भी इंसान के लिए उसका देश सबसे ऊपर होता है और यह बात मुझे मेरे डैड ने कही थी।
उन्होंने कहा था कि जब भी देश को बचाने का मौका मिले तो अपनी जान दे देना, लेकिन उस मौके को गवाकर जिंदा मत रहना। इसलिए मैं उस समय मेरे पास जो लास्ट ऑप्शन था उसे ट्राई करना चाहता था। और वहीं अपने डैड की बात करने पर विक्रम के चेहरे पर एक मायूसिया आ गई थी। वहीं विक्रम की बात खत्म करते ही रणवीर कहता है, विक्रम मेरे पास तुम्हारे लिए एक और न्यूज़ है। और वो न्यूज़ है कि तुम अगले 1 साल तक आर्मी में वापस नहीं आ रहे। तुम यहीं रहकर रेस्ट करोगे। रणवीर की बात सुन विक्रम हैरानी में खुद से कहता है, सर ऐसा मत कहिए, मुझे आर्मी से दूर नहीं रहना। आप जानते हैं मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, बस आर्मी में रहकर मैं अपना अकेलेपन को दूर करता हूँ। लेकिन अब जब मेरे पास करने को कोई काम नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? सर मैं आर्मी से दूर नहीं रह सकता। ड्यूटी ना ही सही, बस ऐसे ही आर्मी में शेफ के तौर पर ही आने दीजिए। विक्रम की बात सुन रणवीर कहता है, सॉरी विक्रम, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हें वापस आर्मी में नहीं रखेंगे जब तक तुम पूरी तरह से रिकवर ना हो जाओ। और वैसे भी इस हालत में तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें ठीक होने में 1 साल या उससे ज़्यादा समय लगेगा, और इसके बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन टेस्ट लिया जाएगा, और अगर तुम उसमें पास हुए तो तुम्हें वापस आर्मी में ले लिया जाएगा। इसी के साथ विक्रम, मुझे कहना तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें ब्लैक फिस्ट स्पेशल फोर्स में जाने का सपना छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बॉडी अब उस एक्सट्रीम टॉर्चर को सहने लायक बची है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फ्री नहीं रहने दूंगा। मैंने हेडक्वार्टर बात की है और तुम्हारे लिए एक काम मिला है, जिसमें तुम्हें एक एक्स ऑफिसर की बेटी जो कि अभी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। वो लड़की कौन है मैं तुम्हें बता दूंगा जब तुम डिस्चार्ज होंगे। अपना ख्याल रखना। इतना कहते ही रणवीर वहां से चले जाता है। रणवीर के जाते ही सागर विक्रम की तरफ देखता है, जो कि मायूस हो चुका था। आखिर होता भी क्यों नहीं, आज तक उसने जो ब्लैक फिस्ट स्पेशल फोर्स में जाने का सपना देखा था वो ऐसे पल भर में खत्म हो गया था। उसके इस दुख को देख सागर उससे कहता है, विक्रम तू फिक्र मत कर, हम जानते हैं तू जल्दी ठीक हो जाएगा और वापस आर्मी में आ जाएगा। और हाँ, तू अकेला महसूस मत करना, हम हैं ना, समय निकाल तुझसे मिलने आते रहेंगे। वहीं सागर की बात सुन विक्रम अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाते हुए कहता है, मैं कहाँ परेशान हूँ। जब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी तो उसी दिन से मैं तैयार था। मैं जानता था कि आर्मी के किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। एक आर्मी सोल्जर का खुद का कोई सपना नहीं रहता। आर्मी में बस एक ही सपना रहता है, हर कीमत पर अपने देश, अपने साथी और अपने देश के लोगों की दुश्मनों से रक्षा। अब तुम लोगों को जाना चाहिए, तुम सब की ड्यूटी का समय हो गया है। मैं तो फ्री हूँ, लेकिन तुम्हें तो काम होंगे, तो जाओ जल्दी। विक्रम की बात सुन कबीर कहता है, पर मैं तो फ्री हूँ, आखिर मैं भी तो इंजर्ड हूँ। तो सागर को जाने दो, हम दोनों यहाँ बैठकर बात करते हैं। कबीर की बात सुन विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग तो मरने पर भी मुझे नहीं छोड़ोगे। विक्रम की बात सुन सागर कहता है, हाँ सही कहा, अगर तुम मरा तो तेरी बॉडी को प्रिजर्वर में डालकर रख लेंगे, और अगर हम मरे तो भूत बनके तेरे साथ रहेंगे। ऐसे ही वो तीनों वहाँ कुछ और मजाक की बातें करने लगते हैं। वहीं करीब 5 दिन बाद डॉक्टर तिलक विक्रम की बॉडी पर लगी पट्टियों को खोलते हुए कहते हैं, वाह विक्रम, तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी जल्दी हील हो गई, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। नॉर्मली इन घावों को ठीक होने में 2 महीने का समय लगता है, और तू हरी बॉडी इन्हें कुछ दिनों में ही ठीक कर गई। ऐसा रहा तो शायद तुम्हारे दोबारा आर्मी में जाने के कुछ चांस बन जाएंगे। और वैसे भी तुम आज डिस्चार्ज हो जाओगे, तो फिर अपना ख्याल रखना। डॉक्टर तिलक की बात सुन विक्रम कहता है, डॉक्टर, और जो मैंने आपको वो अजीब एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, उनका क्या? विक्रम की बात सुन डॉक्टर तिलक कहते हैं, उनका मुझे कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन मुझे उनका कनेक्शन उस केमिकल से लग रहा है जो तुमने कंज्यूम किया है। तो तुम एक काम कर सकते हो कि महीने में 2 या 3 बार मुझसे मिलने आना, ताकि मैं तुम्हारी बॉडी की जांच कर सकूं। तो ठीक है, अब तुम जा सकते हो। डॉक्टर तिलक की बात सुन विक्रम हाँ में सर हिलाता है और वहां से चले जाता है। वहीं दूसरी तरह एक बड़े से घर में पड़ा एक फ़ोन रिंग करता है। तभी रणवीर वहां आकर उस फ़ोन को उठाता है और सामने से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। रणवीर अंकल, आपने कहा था कि आप मेरी प्रोटेक्शन के लिए एक ऑफिसर को अलॉट कर रहे हैं, कहाँ है वो? उस लड़की की बात सुन रणवीर कहता है, जानवी बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। तुम आता आर्मी कॉफ़ी शॉप पर मिलो, वहीं मैं उस ऑफिसर के साथ आता हूँ।
रणवीर की बात सुन वो लड़की हाँ मैं जवाब देती है और फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। एपिसोड 3 पुराना कोई आया सामने। विक्रम रणवीर के साथ आर्मी कॉफ़ी शॉप पर बैठ हुआ था। तभी रणवीर विक्रम को देखते हुए कहता है, विक्रम तुम तो काफ़ी जल्दी रिकवर हो गए। चलो ठीक ही हुआ है, मैं तुम्हारी रिकवरी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। वैसे मैंने जैसा तुम्हें बताया था कि तुम अब से एक लड़की को प्रोटेक्ट करोगे। तभी विक्रम बीच में टोकते कहता है, आई एम सॉरी सर, पर मैं जानना चाहता हूँ मुझे उस लड़की को बचाना किससे और क्यों है। विक्रम का सवाल सुन रणवीर कहता है, देखो विक्रम, तुम्हें जिस लड़की को बचाना है और एक एक्स आर्मी ऑफिसर जो एक बैटल में शहीद हो गए थे, उनकी बेटी है। पिछले कुछ समय से उसे लाइफ थ्रेट्स आ रहे हैं, इसलिए उसने मुझसे प्रोटेक्शन की डिमांड की है। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे उसकी प्रोटेक्शन के लिए भेजूं, लेकिन अब जब तुम फ्री हो तो मैंने ये काम तुम्हें सौंप दिया है। विक्रम को इस काम में कुछ इंटरेस्टेड तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि इसी बहाने उसका मन लगा रहेगा। आर्मी से दूर रहने की वजह से उसे वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब इसे ही वो एक मिशन की तरह समझेगा। वहीं विक्रम आगे कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे सर मुझे जिसे प्रोटेक्ट करना है वो है कौन। विक्रम की बात का जवाब देने के लिए रणवीर कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो रुकता है और खड़े होते हुए कहता है, लो वो आ गई, तुम खुद ही मिल लो। रणवीर की बात सुन विक्रम भी खड़े होता है और तभी पीछे देखता है। ठीक उसी वक्त एक लड़की रणवीर को कहती है, नमस्ते अंकल। वहीं रणवीर भी उस लड़की के जवाब में कहता है, नमस्ते जानवी बेटा। जानवी नाम सुनते ही विक्रम उस लड़की की तरफ देखता है और उस लड़की को देख विक्रम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो हल्की आवाज में कहता है, जानवी शर्मा। विक्रम के सामने 24 साल के लड़की की जानवी, जो कि एक येलो कलर के सिंपल टॉप और ब्लैक पैंट्स के आउटफिट में खड़ी हुई थी। वहीं उसका खूबसूरत गोल चेहरा और उस पर कोई ज्यादा मेकअप नहीं, लंबे बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे। वहीं होंठों पर हल्की लिप बाम नजर आ रही थी, जो उसे और अट्रैक्टिव बना रही थी। उसकी हल्की ऊपर की तरफ उठी आंखें उसे काफी मासूम दिखा रही थी। उसके गले में एक लॉकेट जिस पर जे लिखा हुआ था। कोई भी इंसान उसकी खूबसूरती को देख उसमें खो जाता, लेकिन विक्रम के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इन सब के उल्ट जानवी को देख विक्रम को गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी मुठिया कसकर बिंच ली थी। अगले ही पल रणवीर जानवी को विक्रम से इंट्रोड्यूस करवाते कहता है, जानवी बेटा, यह है विक्रम जो कि तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है। जानवी जैसे ही विक्रम की तरफ देखती है तो वो एकदम से हैरानी में कहती है, तुम। जानवी के इस बात को सुन रणवीर भी हैरानी में कहता है, तुम दोनों के रिएक्शन से लगता है तुम एक दूसरे को जानते हो। रणवीर की बात सुन जानवी कहती है, हाँ मैं इसे जानती हूँ, इसके डैड ही वो इंसान थे जिनकी गद्दारी की वजह से मेरे डैड शहीद हुए थे। जानवी की बात सुन रणवीर कुछ कहने वाला था कि तभी विक्रम कहता है, तुम होती कौन हो मेरे डैड को गलत कहने वाली। सिर्फ तुम सभी के इन झूठे इल्ज़ाम की वजह से मेरे डैड ने सुसाइड कर दिया था। अगर ना कभी उन पर यह इल्ज़ाम लगते और ना कभी वो मरते। वहीं विक्रम की बात सुन जानवी गुस्से में भड़कते हुए कहती है, कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं था। वैसे भी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, इसलिए कर दिया होगा सुसाइड, और वैसे भी मैं तुम जैसे को तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कभी नहीं रखूं। जानवी की बात सुन विक्रम भी गुस्से में कहता है, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। वहीं दोनों को ऐसे लगता देख रणवीर अपनी भारी आवाज में कहता है, तुम दोनों अभी यहाँ रुको वरना। रणवीर की इस धमकी को सुन दोनों शांत हो जाते हैं और रणवीर की बात सुनने लगते हैं। रणवीर जानवी और विक्रम की तरफ देखते हुए कहता है, हम नहीं जानते कि पहले जो हुआ उसमें किसकी गलती थी, और वो तुम दोनों का आपसी मामला है। तभी वो विक्रम की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन विक्रम ये तुम्हारी ड्यूटी है, और तुम ही कहते हो कि सोल्जर की ड्यूटी पहले आती है, पर्सनल लाइफ बाद में। रणवीर की बात सुन विक्रम अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहता है, सॉरी सर। वहीं रणवीर जानवी की तरफ देखता है, तुम भी जानवी, विक्रम एक स्ट्रांग सोल्जर है। कुछ दिन पहले ही वो अपनी ईमानदारी का सबूत दे चुका है, जब उसने अपनी जान पर खेलकर 7 आतंकियों को ढेर किया है। मैं भरोसा कर सकता हूं कि कुछ भी होगा, लेकिन विक्रम तुम्हें अपनी जान पर खेलकर बचा लेगा। इसलिए तुम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को बीच में मत लाओ। जानवी भी रणवीर की बात सुन कहती है, सॉरी अंकल। जानवी और विक्रम दोनों को ऐसे मानता देख रणवीर कहता है, तो ठीक है, डिसाइड हो गया, विक्रम तुम जानवी के बॉडीगार्ड बनकर रहोगे। तुम्हें हर हाल में जानवी को बचाना है, समझें। रणवीर की बात का जवाब देते हुए विक्रम कहता है, यस सर।
रणवीर आगे कहता है, मेजर विक्रम, तुम्हें रिकवर होने के बाद पहला मिशन है, और यह मिशन तब तक चलेगा जब तक तुम आर्मी में वापस नहीं आ जाते। इतना कहने के बाद रणवीर वहां से चले गया था। रणवीर के जाते ही विक्रम चेयर पर बैठ एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज तुमसे मिलने वाला, और फिर मुझे उस इंसान को प्रोटेक्ट करने का मिशन मिलने वाला है जिसे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। इससे अच्छा तो मैं उस दिन के हादसे में ही मर जाता। अब हर दिन और हर वक्त मुझे तुम्हारा चेहरा देखना पड़ेगा। वहीं विक्रम की बात सुन जानवी कहती है, सैम, मेरे लिए भी अब मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखना पड़ेगा। ये कहते हुए वो विक्रम के बगल की एक चेयर पर बैठ जाती है और सामने पड़ी कॉफ़ी पीने लगती है। जानवी विक्रम से कहती है, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब जब तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो फिर मैं अपने फ्लैट में वापस जा रही हूँ, तो चलो मेरे साथ। जानवी अजीब से एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है। जानवी की बात सुन विक्रम खड़े होता है और जानवी के पीछे पीछे जाने लगता है। रास्ते में चलते हुए ही जानवी खुद से कहती है, मैं अब इस विक्रम को दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ। वहीं ऐसे कुछ और ख्यालों में खोए हुए वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग में चले जाते हैं और कुछ ही देर में वो लिफ्ट से ऊपर जा एक कंपार्टमेंट के सामने खड़े थे। जानवी अपनी चाबी से उस रूम का लॉक खोलती है और अंदर चले जाती है। वहीं विक्रम भी चलकर अंदर पहुंच जाता है। दोनों एक बड़े से फ्लैट के अंदर थे। ये फ्लैट देखने में काफ़ी सुंदर और डेकोरेटिव लग रहा था। वहीं जानवी अपने हॉल में आकर सोफे पर बैठती है और उसके बैठते ही विक्रम भी सामने के सोफे पर बैठ जाता है। विक्रम को बैठता देख जानवी एकदम से कहती है, मैंने तुम्हें बैठने को नहीं कहा। जानवी की बात का जवाब देते हुए विक्रम बिल्कुल आराम से कहता है, मुझे नहीं लगता मुझे पूछने की ज़रूरत है। मतलब मुझे हर समय तुम्हारी प्रोटेक्शन करनी है, ऐसे मैं इस घर में कहीं भी बैठ खड़े हो सकता हूँ। विक्रम की बात पर चिढ़ते हुए जानवी कहती है, लेकिन ये फ्लैट मेरा है और तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, ऐसे में तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। विक्रम जानवी की पूरी बात सुनता है और फिर उसे ताना मारते हुए कहता है, तुमने मुझसे ज़्यादा उम्मीद लगा ली है। मैं बस तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ जिसे हर समय तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं करना। यहाँ तक मेरे खाने से लेकर सोने तक का इंतज़ाम तुम्हें ही करना है, समझे तुम? और वैसे भी मैं एक बार साल कंप्लीट कर लूँ उसके बाद मैं वापस आर्मी में चला जाऊँगा। मुझे ऐसी लग्जरियस चीज़ों से वैसे भी घुटन होती है। विक्रम की यह बात सुनते हुए जानवी बस उसकी आंखों में देख रही थी। यहाँ उसे कुछ अजीब सी परेशानी नजर आ रही थी, इसलिए वो कुछ कहती नहीं है। वो अपनी जगह से खड़े होती है और रूम में जाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी बातों से क्या मतलब, मैं जा रही हूँ अपने रूम में आराम करने और तुम इस हॉल में ही सोना आराम करना। और हाँ, आज ही तुम्हें जो जरूरी सामान लाना है ले आओ, बाद में नहीं कहना मौका नहीं दिया। जानवी की बात सुन विक्रम कहता है, बाकी तो मैं देख लूँगा, लेकिन तुम्हारे इस फ्लैट में जिम तो होगी ही। मतलब तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम एक्सरसाइज करती भी हो, पर मेरे लिए ज़रूरी है। वैसे भी यह फ्लैट काफ़ी लग्जरियस लग रहा है, जिम की फैसिलिटी तो होगी हूँ। विक्रम की बात सुन जानवी एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हाँ है वहाँ उस तरफ, और हाँ अपनी सभी कपड़े और ज़रूरी सामान तुम जिम में ही रख लेना, क्योंकि मेरे इस फ्लैट में जड़ा रूम नहीं है। और इतना कहने के बाद जानवी वहाँ से अपने रूम से चले जाती है। वहीं विक्रम अपने वेपन और कुछ ट्रेनिंग का सामान और अपने कपड़े लेकर वहाँ आ जाता है और इसके बाद उन्हें लेकर जिम में चले जाता है। 2 घंटे बाद वहीं दूसरी तरफ जानवी अपने रूम में लेटे हुए ही कहती है, कितना अजीब लग रहा है। मतलब मैं पीछे 1 घंटे से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर मेरी आंखों में नींद ही नहीं, मुझे बाहर जाकर कुछ करना चाहिए। इस सोच के साथ जानवी अपने रूम से बाहर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम एक्सरसाइज कर जिम से बाहर आ रहा था। अपने हाथ में पकड़े टॉवल से अपनी शर्टलेस बॉडी पर से पसीना साफ करते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र जानवी पर पड़ती है। जानवी को देख वो कुछ रिएक्शन कर पाता उससे पहले ही जानवी विक्रम को देख लेती है। विक्रम को ऐसे शर्टलेस देख जानवी की आंखें विक्रम की शर्टलेस बॉडी पर टिक गई थी। अगले कुछ पल के लिए तो वो अपनी नज़रें विक्रम से नहीं हटा पा रही थी। वहीं विक्रम को अगले ही पल इस चीज़ का एहसास होता है और वो जल्दी से अपनी शर्ट पहनता है, और तभी जानवी को एहसास होता है कि अभी वो क्या कर रही थी। लेकिन अगले ही पल वो विक्रम की तरफ देख गुस्से से कहती है, तुम ऐसे मेरे घर में शर्टलेस क्यों घूम रहे हो? जानवी की बात सुन विक्रम कहता है, आई एम सॉरी, पर मुझे जिम में शर्टलेस वर्कआउट करने की आदत है और अब मैं नहाने के लिए जा रहा था।
और मैंने सोचा कि तुम सो रही हो, इसलिए अपनी बात को बिना पूरा किए ही विक्रम वहां से बाथरूम की तरफ चले जाता है। विक्रम को बाथरूम में जाता देख जानवी हैरान होते हुए खुद से कहती है, यह मेरा बाथरूम कैसे जुस कर रहा है? इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे से एक बार परमिशन भी नहीं ली। लेकिन वहीं विक्रम बाथरूम के अंदर से ही कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, मुझे तुमसे परमिशन लेनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब अब जब मुझे यही रहना है और यहाँ पर एक ही बाथरूम है, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में परमिशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। विक्रम की यह बात सुन जानवी हल्की सी आवाज में कहती है, ये मैं कहाँ फंस गई? ये बात जानवी ने इतने आराम से कही थी कि उसके अलावा किसी तक इसकी आवाज नहीं गई थी। लेकिन पता नहीं कैसे विक्रम बाथरूम के अंदर इस आवाज को सुन पाया था। वो वहीं से कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का शौक नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो जाकर रणवीर सर से बात करो। विक्रम की बात सुन जानवी हैरानी में कहती है, इसे कैसे पता चला मैंने क्या कहा? इससे पहले जानवी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही घर की डोरबेल बजने की आवाज आती है। और आवाज सुन जानवी हैरानी से दरवाजे की तरफ देखती है और कहती है, अब यहाँ कौन है? इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगती है। वहीं विक्रम बाथरूम में ही डोरबेल की आवाज सुन पा रहा था। लेकिन इसके साथ उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। यह आवाज सुन विक्रम अचानक से टॉवल को अपनी बॉडी पर ओढ़ता है और वहां से बाहर जाने लगता है। एपिसोड 4 घर में आए अनजान लोग। जैसे ही जानवी दरवाजा खोलती है और उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। उस आदमी को देख पहले तो जानवी हैरान हो जाती है और बाद में उनसे कहती है, हाँ कहिए। वो आदमी जानवी की बात सुन कहता है, मैम आपका ऑर्डर आया है। ऑर्डर वर्ड सुनते ही जानवी हैरानी से भरे एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, पर मैंने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं, साथ ही मैं उसका सस्पेशन भी कम हो गई थी। तभी वो आदमी थोड़ा आगे आता है और फिर जानवी से दोबारा कहता है, मैम क्या होगा, एक बार देख लीजिए। वहीं उस आदमी के दोबारा कहने पर भी जानवी अपना सिर ना में हिलती है और कहती है, मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं ऑर्डर किया है, आप चले क्यों नहीं जाते? इतना कहते ही जानवी दरवाजा बंद करने लगती है। लेकिन तभी वो आदमी दरवाजे को जोर से पीछे धकेलता है और तभी उसके साथ दो आदमी और जानवी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो आदमी अपने उस बॉक्स में से एक नाइफ निकाल जानवी की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं बाकी दो आदमी जानवी को पकड़ने आगे बढ़ते हैं। उन सब के इस रिएक्शन से जानवी घबराते हुए पीछे हटने लगती है। वो उसी घबराई हुई आवाज में कहती है, कौन हो तुम? जानवी की बात सुन वो नाइफ वाला आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे लिए तो मौत हूं, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। इतना कहते ही वो अपने उस चाकू से जानवी पर वार कर देता है। लेकिन वो वार जानवी को लगता उससे पहले ही एक हाथ उस वार को रोक लेता है। तभी विक्रम जानवी के सामने आता है और कहता है, कौन किसकी मौत है यह अभी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि तुम कौन हो और जानवी को क्यों मारना चाहते हो। वहीं विक्रम को देख वो आदमी कहता है, अब तू कौन है रे और हमारे बीच में क्यों आ रहा है, क्या तुझे भी मरना है? चल हट। लेकिन उसके ऐसा कहने पर भी विक्रम जानवी के सामने से नहीं हटता। वहीं जानवी विक्रम को देखते हुए कहती है, ये टॉवल मैं यहाँ लड़ने आया, बिना वेपन के यह एक साथ इन्हें कैसे संभालेगा? उस आदमी की बात का जवाब देते हुए विक्रम कहता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हें किसने भेजा है? नहीं तो अगली बार तुम हमें बताने के लायक नहीं रहोगे। विक्रम की बात सुन वो आदमी गुस्से में कहता है, अब तू हमें रोकेगा? इस लड़की को क्या लगता है ऐसे बॉडी बिल्डर को रखकर यह हमसे बच जाएगी? पहले तुम्हें ही खत्म करता हूँ, इस लड़की को बाद में देखूंगा। इतना कहते ही वो आदमी अपने दूसरे हाथ से विक्रम पर वार करता है, लेकिन तभी विक्रम अपने हाथ से उस वार को रोक लेता है। अगले ही पल वो उसके दोनों हाथों को घुमाता है और फिर एक किक उस आदमी को मारता है और वो आदमी वहां से बाहर जा गिरता है। वहीं बाकी के दो आदमी एक साथ विक्रम पर वार करता है। विक्रम एक आदमी के वार को डॉज करता है और दूसरे के वार को अपने हाथ से रोकता है और फिर अपने घुटने से उसके पेट में 3 से 4 वार मारता है। वार इतना स्ट्रांग था कि वो आदमी के मुंह से खून बहने लगता है। लेकिन तभी दूसरा आदमी विक्रम को गले से पकड़ लेता है और उसे पीछे खींचने लगता है। इसी दौरान विक्रम पहले आदमी को छोड़ देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। विक्रम अपनी कोन्ही उस आदमी के नाक पर मारता है और इसी के साथ वो आदमी विक्रम की गर्दन छोड़ देता है। विक्रम तुरंत पलटता है और 3-4 पंच उस आदमी के पेट और छाती में मारता है।
लेकिन तभी वो आदमी विक्रम के पंच को रोक उस पर अपने पंच बरसाने लगता है। विक्रम एक के बाद एक पंच को अपने हाथ से रोकता है और फिर एक किक उस आदमी को मारता है। किक लगते ही वो आदमी हल्का झुक गया था। बिना कोई समय गंवाए विक्रम आगे आ उस आदमी को कंधे से पकड़ता है और घुटने से उस आदमी के नाक पर वार करता है और फिर एक कोहनी का वार उसकी ठुड्डी पर करता है और इसके साथ ही वो आदमी वहीं जमीन पर गिर जाता है। वो तीसरा आदमी अपने चाकू से विक्रम पर पीछे से वार करने लगता है, लेकिन तभी जाह्नवी चिल्लाते हुए कहती है, विक्रम तुम्हारे पीछे। जाह्नवी की बात सुन विक्रम पीछे मुड़ता है और अपने हाथ से चाकू की दिशा को मोड़ देता है। हालांकि इससे उसके हाथ में एक कट लग गया था, लेकिन इसकी फिक्र न करते हुए विक्रम आगे बढ़ता है और एक कोहनी उस आदमी के चेहरे पर मारता है और फिर एक पंच उसके चेहरे पर जड़ता है। वो आदमी पीछे की तरफ खिसकता है और तभी दोबारा अपने छुरे से विक्रम पर वार करता है। विक्रम उसे आता देख एक किक उस आदमी के हाथ में मारता है और इससे उसका चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वहीं विक्रम 3-4 पंच उस आदमी के चेहरे पर मारता है और अगले ही पल एक किक मार उस आदमी को नीचे गिरा देता है। खून से लथपथ आदमी विक्रम की तरफ देखते हुए घबराने लगा था। विक्रम धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि पहले आराम से सुलझा लेते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं मानना था। तो ठीक है, देख लो अंजाम। अभी विक्रम इसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे जाह्नवी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जाह्नवी की आवाज़ सुन वो पीछे देखता है। पीछे जाह्नवी के गले पर चाकू रखकर उनमें से एक आदमी खड़ा था। वो विक्रम की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अपनी जगह शांति से खड़े हो जाओ और अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो ये लड़की मारे जाएगी। वहीं उस आदमी की बात सुन विक्रम अपनी जगह पर खड़े होता है और हाथ ऊपर की तरफ उठाकर थोड़ा घबराते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगे, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, शांति से खड़ा हूं मैं। तभी वो आदमी जिसे अभी विक्रम मार रहा था वो खड़े होता है और कहता है, वाह राजू, क्या काम किया है। अब मैं दिखता हूँ बड़े फाइटर को कि कैसे हाथ उठाया जाता है। इतना कहते ही वो आदमी विक्रम के सामने आता है और एक पंच उसके पेट मारता है। पंच लगते ही विक्रम हल्का झुक जाता है। वहीं वो आदमी एक पंच विक्रम के नाक में मारता है और इस वार से विक्रम के नाक से खून बहने लगा था। वो आदमी यही नहीं रुकता और विक्रम पर लगातार वार करता रहता है। वहीं अपने सामने ये सब देखते हुए जाह्नवी खुद से कहती है, यह विक्रम क्या कर रहा है, यह मुझे क्यों बचा रहा है, कहीं यह पागल तो नहीं हो गया। लेकिन अगले ही पल उसे विक्रम की कहीं एक बात याद आती है जो उसे रणवीर ने बताई थी, सोल्जर की पर्सनल लाइफ उसकी ड्यूटी के बाद आती है। ये याद आते ही जाह्नवी हैरानी में खुद से कहती है, मतलब विक्रम की वो बात सही थी। मुझे लगा था कि विक्रम ने वो बात बस नाम बनाने के लिए कही थी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सच में मेरे खिलाफ अपनी नफरत को भूल बस अपनी ड्यूटी पर ध्यान दे रहा है। लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो विक्रम नहीं बचेगा। वहीं सामने खड़ा विक्रम खून से लथपथ हो गया था। एक के बाद एक पंच से धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, लेकिन कैसे ना किसे वो खुद को संभालकर बस जाह्नवी को देख रहा था कि कहीं उसे एक मौका मिले और वो खुद को और जाह्नवी को बचा सके। और शायद भगवान ने उसकी सुन ली थी। अगले ही पल जाह्नवी उस आदमी के हाथ को पकड़ती और उसे आगे की तरफ खींच नीचे पटकती है और फिर कहती है, मुझे कमज़ोर मत समझो, मैंने जुडो सीख रखे हैं। जाह्नवी के इतना करने की देर थी कि तभी विक्रम अगले ही पल आगे बढ़ता है और उस आदमी को गले से उठाता है और एक पंच उसके चेहरे पर मारता है। और पंच लगते ही वो आदमी दूर पीछे जा गिरता है। उस आदमी को इतना दूर गिरता देख विक्रम हैरानी में खुद से कहता है, यह क्या, मेरे पास इतनी ताकत और स्पीड कहाँ से आ गई। मैं जानता हूँ कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ पहले नहीं थी। ये सोचते हुए वो जाह्नवी के पास पड़े राजू के पास जाता है और उसे गले से पकड़ खड़े करता है। खड़े होते ही वो विक्रम पर खंजर से वार करता है, लेकिन तभी विक्रम काफ़ी तेज़ी से खुद को उस वार से बचा लेता है। विक्रम की यह मूवमेंट ना ही जाह्नवी और ना ही राजू को नजर आई थी। अगले ही पल विक्रम राजू के हाथ को घुमाता है और ऐसे ही तोड़ देता है। हाथ टूटने के साथ ही राजू की चीखने की आवाज़ जोर से सुनाई देने लगी ही। वहीं विक्रम इस पर ध्यान ना देते हुए एक के बाद एक किक राजू के चेहरे पर मारता है, जब तक कि वो मर नहीं जाता। वहीं राजू की मौत देख दूसरा आदमी घबरा गया था। विक्रम के सामने अपने घुटनों पर आते हुए कहता है, मैं बताता हूँ कि हमें किसने भेजा था, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे मत मारना। उस आदमी की बात सुन विक्रम कहता कुछ नहीं, बस उसकी तरफ देखते रहता है। वो आदमी घबराते हुए कहता है, हमें डॉक्टर अली ने भेजा है।
उनका जानवी के डैड के साथ कुछ दुश्मनी है, क्योंकि जानवी के डैड के पास कुछ ऐसा था जो डॉक्टर अली को चाहिए था। लेकिन जानवी का उन्हें क्या करना है यह मुझे नहीं पता। अब प्लीज़ मुझे जाने दो। उस आदमी की बात सुन विक्रम हंसते हुए कहता है, मैंने कब कहा मैं तुम्हें जाने दूंगा। वैसे भी शुरुआत में मैंने तुम्हें जाने का एक मौका दिया था, लेकिन तुमने अपनी मौत को चुना। इतना कहते ही विक्रम जमीन पर बैठता है और उस आदमी का गला पकड़ उसे जमीन पर लेटा देता है और फिर उसके चेहरे पर पंच से वार करता है और फिर उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले जाता है। अगले ही पल विक्रम उस आदमी की गर्दन बाथटब में डूबा देता है और फिर उसे अपने हाथ से दबाने लगता है। कुछ ही देर में उस आदमी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। वहीं इस सब के बाद विक्रम बाथरूम से बाहर आता है और सभी बॉडीज की तरफ देखते हुए कहता है, अब इन सब का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। इतना कहते ही वो अपने फ़ोन से किसी को कॉल करता है और कुछ सोल्जर्स को वहां आने को कहता है। वहीं जानवी बस विक्रम की तरफ देखे जा रही थी। वो कुछ सोचते हुए मन ही मन कहती है, आखिर सच्चाई क्या है। एक तरफ तुम्हारे डैड ने देश के साथ गद्दारी की और वहीं तुम अपनी ड्यूटी के लिए अपनी नफरत तक भूल जाते हो। एपिसोड 5 अमीरी। अपने चेहरे पर चिंता के एक्सप्रेशन लाते हुए विक्रम रणवीर को फ़ोन लगाता है और तभी सामने से फ़ोन उठते ही रणवीर की आवाज़ सुनाई देती है, कहो विक्रम क्यों फ़ोन किया। रणवीर की बात सुन विक्रम कहता है, सर आज जानवी पर अटैक हुआ था। ये बात सुनते ही रणवीर अचानक घबराते हुए कहता है, जानवी ठीक तो है ना? मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। विक्रम जवाब में कहता है, हाँ जानवी ठीक है, आप जल्दी यहाँ आ जाओ। कुछ देर बाद रणवीर कुछ सोल्जर्स के साथ और साथ ही कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां आता है। जानवी के फ्लैट में पहुंचते ही रणवीर हर तरफ फैले खून को देखता है और अंदर चले जाता है। अंदर जानवी और विक्रम सामने सोफे पर बैठे हुए थे और वहीं विक्रम की बॉडी पर काफी सारे घाव थे। विक्रम को देख रणवीर कहता है, तुम ठीक तो हो विक्रम? रणवीर की बात सुन विक्रम बस हल्के से हाँ में सिर हिला देता है। वहीं रणवीर जानवी की तरफ देखता, जो कि पूरी तरह से ठीक नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए वो उससे पूछता है, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ जानवी बेटा? रणवीर की बात सुन जानवी ना में सर हिलाते हुए कहती है, जी नहीं, आपके सोल्जर्स स्ट्रांग है, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इन्होंने अच्छा काम किया है। ये बात जानवी ने हल्की नज़र विक्रम की तरफ करते हुए कहा था। वहीं विक्रम खड़े होता है और कहता है, सर इन सब के पीछे डॉक्टर अली ही है। मुझे इन सब में से ही एक से पता चला और इसी के साथ उनका जानवी के डैड के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो इसका बदला जानवी से लेना चाहते हैं। विक्रम की बात सुन रणवीर कहता है, लेकिन तुम जो बता रहे हो इससे तो जानवी पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा है। लेकिन मुझे सुनने में आया है कि अब तुम भी उसके निशाने में आ गए हो। उस लैब के हमले के बाद उसकी नज़र तुम पर भी है, तो तुम्हारा क्या कहना है कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ सोल्जर्स रख ले? रणवीर की बात सुन विक्रम ना में सिर हिलाते हुए कहता है, सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मुझे बचाने के लिए किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बजाय आप एक काम कीजिए कि डॉक्टर अली को तलाशने के मिशन को मुझे सौंप दीजिए। वैसे भी कहीं ना कहीं मैं और जानवी हम दोनों ही उसके टारगेट है, तो ऐसे में मुझे इस मिशन को हैंडल करने दीजिए। विक्रम की बात सुन रणवीर कुछ सोचता है और फिर कहता है, ठीक है विक्रम, आज से यह डॉक्टर अली का मिशन तुम्हारा है। लेकिन तुम आर्मी से बाहर हो, तो ऐसे में तुम कुछ ही सोल्जर्स को अपनी मदद के लिए बुला सकते हो, जिनकी लिस्ट तुम्हें मुझे बनाकर दे देना। तुम बस 20 सोल्जर्स की एक टीम ही रख सकते हो और वो भी हर समय तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बुला सकते हो। इस सभी के साथ विक्रम, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जानवी का अच्छे से ध्यान रखोगे। अब जब पता चल गया है कि जानवी किसी ना किसी वजह से डॉक्टर अली का टारगेट है, तो ऐसे में तुम्हें और सतर्क रहना होगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें जानवी को अकेले नहीं रहने देना होगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट तुम्हें इस मिशन के लिए। इतना कहते ही रणवीर वहां से चले जाता है। अब एक पुलिस ने उस जगह से बॉडीज को उठा लिया था और वहीं हर जगह पहले जैसी नॉर्मल हो गई थी। तभी विक्रम आसपास देखता है और अभी उसकी नज़र जानवी पर जाती है, जो कि उसे ही देख रही थी। खुद को ऐसे देखता पाकर विक्रम उससे कहता है, मैं कुछ अजीब लग रहा हूँ जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो। विक्रम की बात सुन जानवी अपने चेहरे पर चिंता के एक्सप्रेशन कहती है, तुम्हारे पूरे चेहरे पर खून ही खून है, तुम पहले जाकर नहा लो, फिर इसका कुछ इलाज करते हैं। ये बात जानवी ने काफ़ी नर्म लहजे में कही थी, जिस वजह से विक्रम को काफ़ी अजीब तो लगता है, लेकिन वो बात को कुछ खींचना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से नहाने चले जाता है।
कुछ देर बाद विक्रम अपने कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। विक्रम सामने टेबल पर पड़े फर्स्ट एड किट से कॉटन को एंटीसेप्टिक लिक्विड में भिगोता है और अपने चेहरे पर लगाने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। शोल्डर में डैमेज की वजह से वो अपने हाथ को ऊपर तक नहीं उठा पा रहा था। वहीं किचन से जानवी विक्रम को ऐसा करते देख रही थी। वो कन्फ्यूजन में सोचते हुए खुद से कहती है, क्या मुझे यहाँ कुछ करना चाहिए? मैं क्यों ही इस इंसान की मदद करूँ? इसके डैड की वजह से मेरे डैड शहीद हुए। लेकिन अगले ही वो खुद को समझते हुए कहती है, लेकिन वो बात अलग है। इस समय मेरे सामने एक आदमी है जिसने मेरी जान बचाई है, तो उस आदमी की मदद करना मेरा फर्ज है। ये सोचते हुए जानवी किचन से बाहर आती है और विक्रम के पास खड़े होते हुए कहती है, तुम रहने दो, मैं लगा देती हूँ दवाई। ये कहते हुए जानवी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर रखे। जानवी की बात सुन विक्रम एक बार जानवी की तरफ देखता है और फिर दोबारा उस कॉटन को अपने घावों पर लगाने लगता है। विक्रम को ऐसा करता देख जानवी कुछ कहती नहीं, उस विक्रम से वो कॉटन लेती है और फिर विक्रम को यहाँ घाव आए थे वहाँ दवाई लगाने लगती है। इसी के साथ वो उसके शोल्डर पर दवाई लगाती है और वहाँ पट्टी बांध देती है। जानवी को ये सब करता देख विक्रम कहता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी। विक्रम की बात सुन जानवी नाक चढ़ाते हुए कहती है, मदद तो मैंने भी तुमसे नहीं मांगी थी, लेकिन तुमने की ना, तो समझो मैं भी वही कर रही हूँ। और देखा जाए तो इसमें मेरा ही फायदा है। अब अगर तुम ठीक होंगे तभी तो मुझे बचा पाओगे, और अब जब मुझे पता चल गया है कि मेरे पीछे कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट है, तो अब मैं कोई रिस्क कैसे लूँ? इतना कहते ही जानवी विक्रम के सभी घावों पर पट्टी लगा देती है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, हो गया। इतना कहकर वो वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो विक्रम की तरफ देखते हुए कहती है, वो आज मुझे मेरी मूवी की शूटिंग है जिसके लिए मुझे सेट पर जाना होगा और फिर हम लोग वहां से नागपुर के लिए रवाना होंगे। यहाँ के जंगलों में मेरी मूवी की शूटिंग है, तो मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरी सिक्योरिटी के लिए। जानवी की बात सुन विक्रम सोफे पर सिर टिकाए हुए कहता है, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरा काम सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी करना है, इसके अलावा मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। विक्रम के इस लहजे को देख जानवी कहती है, ये फिर पहले जैसा ही हो गया। और फिर बिन कुछ ज्यादा कहे वहां से किचन में चले गई थी। कुछ देर बाद जानवी अपने फ्लैट से बाहर जाती है और वहीं विक्रम भी उसके पीछे पीछे पर थोड़ा दूर रहकर जाने लगता है। इसी बीच विक्रम अपनी नॉर्मल ड्रेसअप में था और वहीं उसने एक पिस्टल और अपने कुकरी अपने साथ रखी हुई थी। वहीं पीठ पर एक हल्का सा बैग था जिसने उसने अपने MP5 और INSAS राइफल को डिसेंबल कर रखा हुआ था। वो ऐसे सबके सामने अपने वेपन्स को शो नहीं करना चाहता था। विक्रम आसपास देखते हुए खुद से कहता है, यहाँ तक मैं जानता हूँ कि जानवी ने अब तक करीब 3 मूवीज में काम किया है। हालांकि उसमें इसका कुछ खास रोल नहीं था, लेकिन फिर भी वो मूवीज अच्छी चली है। ऐसे में जानवी इस फ्लैट में क्यों रह रही है? और वहीं इसके डैड का घर भी तो है, यहाँ ये रह सकती है। लेकिन क्या बात लुक और है? वहीं इन सब के अलावा जानवी का एक अच्छा फैन बेस भी है, तो मुझे इसके यहाँ रहना का कोई मतलब नज़र नहीं आता। विक्रम ये सब जानवी से पूछना तो चाहता था, लेकिन वो जानता था कि इसका कोई मतलब नहीं होगा। आखिर जानवी उसका कोई जवाब नहीं देने वाली। जानवी फ्लैट से बाहर आती है और अपने चेहरे को एक मास्क से ढक लेती है और रोड पर खड़े हो जाती है। जानवी को खड़ा देख विक्रम काफ़ी हैरान था। वो जानवी से काफ़ी हल्के से कहता है, अब तुम यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हो? विक्रम की बात सुन जानवी कहती है, रोड के पास खड़ी हूँ तो किसी ऑटो का ही इंतज़ार करूँगी। जानवी की इस बात को सुन विक्रम हैरान हो गया था। वो उसी हैरानी में जानवी से पूछता है, क्या ऑटो में? विक्रम के इस रिएक्शन को देख जानवी नॉर्मली कहती है, हाँ ऑटो में, इसमें कुछ अजीब है क्या? मुझे ऑटो में जाने में कुछ अजीब नज़र नहीं आ रहा। जानवी की बात सुन विक्रम कहता है, तुम एक एक्ट्रेस हो तो तुम्हें तो किसी बड़ी गाड़ी में होना चाहिए। विक्रम की बात का जवाब देते हुए जानवी कहती है, हाँ हूँ मैं एक्ट्रेस, लेकिन मैं चाहे जो भी करूँ इससे तुम्हें क्या? ये कहते हुए जानवी विक्रम से अपनी आंखें चुरा रही थी। विक्रम झट से जानवी के इस रिएक्शन को पढ़ लेता है और उसे समझ आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अगले ही वो जानवी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम चाहे जो भी करो, लेकिन जब मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी मिली है तो ऐसे में मैं तुम्हें ऐसे तो बिना प्रोटेक्शन के नहीं जाने दूंगा।
इतना कहते ही वो अपना फ़ोन निकाल किसी को फ़ोन करता है और 5 मिनट में एक रेंज रोवर उसके सामने आकर खड़े होती है। तभी उस रेंज रोवर में से एक आदमी उतरता है और विक्रम के पास आकर कहता है, जय हिंद सर, मैं आपकी गाड़ी लेकर आ गया। विक्रम उस आदमी से गाड़ी की चाबी लेते हुए कहता है, इसके लिए थैंक्स, और हाँ, चौकन्ना रहना, मैं जानता हूँ कि इस शहर में ही आसपास अली के आदमी होंगे। इतना कहकर वो अपनी रेंज रोवर में बैठता है और उसकी विंडो डाउन कर जानवी से कहता है, आओ अंदर आकर बैठ जाओ। विक्रम की बात सुन जानवी कुछ सोचती है और फिर कदम आगे बढ़ा उसकी रेंज रोवर में बैठ जाती है। जानवी विक्रम की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने इतनी महंगी गाड़ी खरीदी हुई है। जानवी की बात सुन विक्रम काफ़ी आराम से कहता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं मैक्सिमम टाइम आर्मी में ही रहता हूँ और ना ही मेरी फैमिली में कोई है, तो ये गाड़ी मेरे पर्सनल गराज में ही पड़ी रहती है। जानवी जानती थी कि विक्रम एक रिच बैकग्राउंड से है। उसके डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं विक्रम आर्मी नहीं भी ज्वाइन करता तब भी वो अपनी पूरी जिंदगी काफ़ी ऐश में बिता सकता है। इसलिए कभी कभी जानवी यह सोचकर हैरान होती थी कि विक्रम आर्मी में क्यों गया। वहीं जानवी के बैठते ही विक्रम अपनी गाड़ी को वहां से ले जाता है। कुछ ही देर में वो गाड़ी वहां पहुंच जाती है। यहाँ जानवी की मूवी के क्रियू का सेट था। जानवी गाड़ी से उतरती है और वहीं विक्रम भी उस गाड़ी से उतर जाता है। वहीं उस जगह को देखते हुए विक्रम कहता है, तो यहाँ होगी मूवी की शूटिंग, चलो इसी बहाने शूटिंग देखने का ही मौका मिलेगा, नहीं तो आर्मी में कहाँ ही देखने को मिलता है ये सब। विक्रम की बात सुन जानवी कहती है, जी नहीं, यहाँ पर कोई शूटिंग होने वाली, ये तो बस क्रू इकट्ठा हुआ था और कुछ ही देर में ये सब यहाँ से नागपुर के लिए जाएंगे। लेकिन इसके हम सब कोई प्लेन में नहीं जाने वाले, क्योंकि बीच में मूवी के कुछ शॉट्स होंगे। विक्रम जानवी की यह बात सुन ही रहा था कि तभी उसे ज़रा सी सिरदर्द का एहसास होता है और तभी एक काफ़ी धीमी सी आवाज़ उसे अपने कानों में सुनाई देती है, आज रास्ते में उसकी कहानी ख़त्म कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो सब हम करेंगे। यह आवाज़ सुन विक्रम हैरानी में खुद से कहता है, यहाँ किसी को मारने की प्लानिंग हो रही है। लेकिन उससे भी अजीब यह आवाज़ मुझे कहाँ से आई, जबकि आसपास कोई भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।